नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबरें। आज हम सासाराम विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं भारतीय सब लोग पार्टी के युवा उम्मीदवार राजीव रंजन टुटुल जी, जिससे आज हम बात करेंगे इनके विकास के विजन के बारे में, सोच के बारे में। आइए बात करते हैं टुटुल जी। टुटुल जी, जिला टॉप देसी खबरों में आपका स्वागत है। आपका भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद, और आपके माध्यम से सभी मतदाता मालिकों को भी प्रणाम सलाम आदाब करता हूं। टुटुल जी, आप इस क्षेत्र के सबसे युवा उम्मीदवार माने जा रहे हैं, तो इस उम्र में जब लोग राजनीतिक कैरियर शुरू करना चाहते हैं, आप लंबे अनुभव छात्र राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, तो आपने चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों किया? देखिए, मैं चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए किया कि मैं इस उम्र में मेरा कम से कम 25 साल का राजनीतिक अनुभव रहा है। मैं 92 से छात्र जब था, आईएससी में था शंकर कॉलेज में, तो छात्रों की समस्या को लेकर मैं लड़ाई लड़ते रहा और 92 से राजनीतिक कैरियर शुरुआत की। और मैं कभी छात्रों की समस्या को लेकर, कभी युवाओं की समस्या को लेकर, कभी किसानों की समस्या को लेकर, कभी पानी की समस्या को लेकर, कभी बिजली की समस्या को लेकर, सारे समस्या को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो इस बार मैं कभी भी यदि राजनीति किया तो कभी ये सोचकर राजनीति नहीं किया कि मुझे एमएलए और एमपी बनना है। मैं जनता की सेवा में लगा रहा। लेकिन इस बार मित्रों को, राजनीतिक दलों के नेताओं के जो जॉर्ज फर्नांडिस के विचारों से ओतप्रोत हैं, जो जैसे हमारे नेता डॉक्टर अरुण कुमार हैं, हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस के चेला हैं और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहकर अब बिहार की अव्यवस्था के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे और यहाँ से आतंक राज का हम लोग खात्मा किए थे। लेकिन आतंक राज का खात्मा करने के बाद जिस आदमी को हम लोगों ने सुशासन बाबू के नाम पर इस गद्दी पर बैठाया, तो 6 महीना 7 महीना के बाद ही पता चल गया कि जिस आतंक राज की हम लोगों ने समाप्ति की थी, उससे भी बड़ा आतंकी हम लोगों ने बैठा दिया और उसी समय से इनका भी विरोध किया। और जॉर्ज फर्नांडिस के विचारों से ओतप्रोत होकर हम लोगों ने एक अलग अरुण कुमार के नेतृत्व में भारतीय सब लोग की पार्टी संगठन बनाए। और इस चुनाव में मैं सासाराम को विकल्प देने के लिए मैं खड़ा हूँ, इसलिए कि सासाराम में अभी तक जितने भी 40 दशकों से जितने भी लोग प्रतिनिधित्व किए, सिर्फ जात पात और धर्म के नाम पर किए हैं। जनता की समस्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ठीक। और सासाराम के विकास के लिए आपके दिमाग में क्या विजन है आपके? देखिए, सासाराम के विकास के लिए पहले के नेताओं में न नीति थी और न नीयत था, लेकिन मैं नीति और नीयत दोनों लेकर आया हूँ। सर्वप्रथम तो सासाराम सबसे बड़ा समस्या है जाम की समस्या। 8-9 बजे के बाद सुबह में, जब जिला का हेडक्वार्टर होने के कारण समाहरणालय यहीं पर है, कचहरी यहीं पर है, सारे लोग, और स्कूल भी यहीं पर है, सारे लोग सासाराम में 8-9 बजे के बाद 200 बस, जब स्कूल खुलती है सुबह में तो 200 बस एकाएक रोड पर आ जाती है, जो स्कूलों का बच्चों को ले जाने वाला। और 8 बजे के बाद सासाराम ठहर सा जाता है। इतने लोग परेशान रहते हैं कि यदि कचहरी सिर्फ जाना है तो लोगों को दिन भर लग जाता है इस पार से उस पार जाने में। बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं तो लोग, गार्जियन चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ फंसे हुए हैं, बाइक से, साइकिल से। लेडीज लोग देखते हैं कि उसके हस्बैंड यदि नौकरी पर निकल गए हैं तो लेडीज पैदल अपने बच्चों को खोजने के लिए जाती है। जाम में फंसे लोग रहते हैं, उसको नहीं, मतलब अस्त व्यस्त। लोग इस अस्त व्यस्तता के चलते भय का माहौल रहता है। सबसे पहले मैं इस भय के माहौल को और इस जाम की समस्या को समाप्त कराऊंगा। और मेरे पास प्लानिंग भी है। जाम की समस्या कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बड़ी बात नहीं है कि प्लानिंग नहीं है। यहाँ के नेताओं के पास नीति नहीं है और न वो प्रशासन पर, ब्यूरोक्रेट्स पर दबाव बना पाते हैं। आप देखिए, जाम की समस्या एक बार समाप्त हो जाएगी। आप फैजलगंज से ओवरब्रिज उठाकर और न्यू एरिया में गिरा दीजिए और गोलछनी के ओवरब्रिज और तकिया के ओवरब्रिज को उस पर मिला दीजिए। जिस व्यक्ति को सासाराम के धर्मशाला पर काम होगा वही नीचे आएगा, कचहरी में काम होगा वही नीचे आएगा, फैजलगंज जिसको काम होगा ऊपर से निकल जाएगा, न्यू एरिया जिसको काम होगा, आधा जाम कम हो जाएगा। और जो रौजा रोड नंबर 1 और 2 है, 1 वे कर दीजिए, सिर्फ जाइए और उधर से आइए, ऑटोमेटिक समस्या हो समाधान हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो यातायात सुविधा है वो भगवान भरोसे चल रहा है। पुलिस और प्रशासन पैसा तसीलने पर लगा हुआ है और वो पैसा कहाँ जाता है? ब्यूरोक्रेट्स तसीलते हैं और नेताओं के पॉकेट में जाता है। मोटरसाइकिल बेतरतीब ढंग से चलता है, गाड़ी बेतरतीब ढंग से चलता है,
कोई कानूनी डंडा नहीं चलता है। केवल मारिए मत। मैं जब यहाँ का प्रतिनिधित्व करूँगा तो मैं डीएम और एसपी से बोलूँगा कि आपका जो रूल और रेगुलेशन कहता है यातायात में, उसको कड़ाई से पालन कीजिए। वन वे कर दिए तो वन वे कर दिए, कोई यदि उसमें घुस गया, कोई कितना ही बड़ा आदमी है, उस पर आप कानून का डंडा चलाइए। अपना डंडा मत चलाइए, कानून का डंडा चलाइए। किसी को मारिए मत, अव्यवस्था मत फैलाइए। आप उस पर फाइन कीजिए, फाइन नहीं देता है उसको थाना में ले जाकर बंद कीजिए, लेकिन किसी को मारिए मत। एक बार जो व्यक्ति गलती किया यदि फाइन दे देगा, दोबारा वो गलती नहीं करेगा। यहीं का व्यक्ति दिल्ली जाता है, यहीं का व्यक्ति पटना जाता है, यातायात रूल फॉलो करता है। सासाराम में क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और नेता दोनों भ्रष्ट हैं और दोनों इस अव्यवस्था से कमाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए ये सब समस्या होती है। आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और साथ साथ युवा भी हैं, तो यहाँ के छात्रों और युवाओं के समाधान के लिए आपके पास क्या विजन या सोच है? देखिए, यहाँ के छात्रों और युवाओं के समाधान के लिए मेरे पास एक विजन है कि अभी देखिए नीतीश कुमार, ये जो सरकार है, सबसे बड़ा चोट शिक्षा पर किया है। मास्टर तो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर दिए हैं और पेमेंट जो है वेतनमान अलग से बना दिए हैं, जिसके चलते चपरासी का वेतन मास्टर से बेहतर है। तो जो मास्टर जिस राज्य का शिक्षक भूखा हो तो उस राज्य का भविष्य कभी नहीं बन सकता है। पहला नंबर, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा नंबर कि यहाँ के जो छात्र हैं, यदि कोई छात्र आईएससी में एडमिशन लेना चाहता है तो नीतीश कुमार ने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि आप नेट पर डालिए। हमें शंकर कॉलेज में एडमिशन लेना है, एसपी जैन कॉलेज में एडमिशन लेना है, हम चाह कर भी नहीं ले सकते हैं आज के डेट में, नेट पर डाल दिए हैं। अब नीतीश जी सरकार जो चाहेगी वही होगा। अब उनको वो विक्रमगंज में भेज दे रहे हैं, किसी को दिनारा भेज दे रहे हैं, किसी को पटना भेज रहे हैं। बताइए, गरीब बेटा है, पटना कैसे जाकर पढ़ेगा? मजदूरी कर कर आता है, गाँव घर के बगल में उसका एडमिशन हो जाएगा तो उसको सुविधा मिलेगी, पढ़ पाएगा। तो ये एक छात्रों पर कुठाराघात है सरकार के द्वारा कि ये पढ़ नहीं पाए, पढ़ लेंगे तो ये अपनी बात रखने लगेंगे। इसलिए नीतीश कुमार सबसे बड़ा हमला शिक्षा पर किए हैं। और देखिए, इसके चलते बच्चे मारे फिर रहे हैं। एडमिशन अपने घर से बहुत दूर पटना हो रहा है, नालंदा तक चला जा रहा है सूची। बच्चे नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं, ले भी रहे हैं तो क्लास नहीं कर पा रहे हैं। क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो वो शिक्षक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो बच्चे, आप देखिए सासाराम गोलछनी जो है कोचिंग का हब हो गया है, गली गली में कोचिंग खुल गया है। आपने कोचिंग हब की चर्चा की गोलछनी में, तो लोग भी मानते हैं कि निवासी भी मानते हैं कि बहुत अव्यवस्थित ढंग से खुला है, जिससे लोग यहाँ के निवासियों को कठिनाई होती है। तो इस कोचिंग हब को व्यवस्थित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, इसके लिए भी मेरे पास प्लान है। गली गली बच्चे घूमते हैं, बच्चे भी असुरक्षित रहते हैं। एक कराकट के रूम में, कंजेस्टेड रूम में पढ़ाई होती है। एक रूम में जिस रूम में 20 बच्चे बैठने चाहिए उस रूम में 50 बच्चे बैठा कर पढ़ाया जाता है। न पंखा का व्यवस्था है, न उसके लिए साइकिल लगाने का व्यवस्था है। बच्चों के कितना रोज़ साइकिल चोरी हो जाता है, न उसको लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था है इसके लिए। और उसके चलते तो वो तो अव्यवस्थित है ही, उनको तो असुरक्षा है ही, साथ ही साथ मोहल्ले के लोग को भी असुविधा होती है। लोग एकदम परेशान बेहाल हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे बच्चे हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, और वो बच्चे जो हैं उसमें कुछ उदंड प्रवृत्ति के भी हैं जो मोहल्ले के वासियों से उलझ भी जाते हैं। लेकिन मैं इसके लिए प्लानिंग बनाई। आप देखे होंगे कि सरकार जैसे क्रेशर उद्योग चला, तो क्रेशर उद्योग चला तो सरकार ने टेंडर किया ना कि इसी इलाके में आप सिर्फ क्रेशर खोल सकते हैं, और टेंडर किया। और क्रेशर जो टेंडर लिया वो उस इलाके में ज़मीन लेकर क्रेशर बैठाया। उसी तरह एक इलाके को चिन्हित कराएंगे हम सरकार के द्वारा, और चिन्हित कराकर और सरकार के द्वारा उसमें प्लॉटिंग कराएंगे। प्लॉटिंग कराने के बाद उसका टेंडर कराएंगे, और लीगली जो सुविधा दे सके, कोचिंग एक्ट के तहत जो सुविधा दे सकते, देखिए जो भी लेगा उस प्लॉट को वो सुविधा देगा। और एक ही जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश सारे टीचर एक ही जगह मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि मोहल्ले वाले भी सुरक्षित हो जाएंगे और बच्चों लोग को भी सुविधा मिले। तो एक कोचिंग हब की व्यवस्था करेंगे, और वो कोचिंग हब ऐसा मैं बनाऊंगा कि यहाँ के बच्चे जो पटना, दिल्ली और कोटा जाते हैं, ऐसा मैं व्यवस्था करूंगा, कोचिंग हब बनवाऊंगा कि कोटा और दिल्ली, पटना से लोग सासाराम पढ़ने के लिए हैं। आप सघन जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मैं तो सघन जनसंपर्क में जब जा रहा हूं और जिस गांव में जा रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता था कि लोग मुझे इतना समर्थन करेंगे। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है,
लोग कह रहे हैं कि आपने सासाराम को विकल्प दिया है। अभी तक पक्ष में भी वही लोग लड़ते थे और विपक्ष में भी वही लोग लड़ते थे। मजबूरी में हम लोग को वोट करना पड़ता था। इस बार हम लोग मोड बना लिए थे कि इस बार हम लोग नोटा को दबाएंगे, लेकिन जैसे ही आपका नामांकन हुआ और आपका हम लोगों ने देखा है कि आप समाज के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए लड़ते आ रहे हैं, आप हम लोगों को विकल्प दे दिए हैं। और इस बार हम लोगों का वोट भारतीय सब लोग पार्टी, इसका नाम ही है सब लोगों की पार्टी है। और आप जॉर्ज फर्नांडिस राजनारायण के चेला हैं, उनके विचारों से, सहजानंद सरस्वती के विचारों से, जगदेव के विचारों से ओतप्रोत है। आप ही को हम लोग वोट देंगे और लोग मूड बना लिए हैं। और इस बार सासाराम का जो रिजल्ट होगा पूरे बिहार को प्रभावित करेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है लोगों समर्थन से। आप अपना मुकाबला किसके साथ यहाँ मान रहे हैं? हमारे सामने तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो नहीं लगता कि कोई एक आदमी हमसे लड़ रहा है। यदि मैं पूरब की दिशा में जाता हूँ तो मुझसे दूसरे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, पश्चिम की दिशा में जाता हूँ तो दूसरे उम्मीदवार से मेरी लड़ाई है, उत्तर की दिशा में जाता हूँ तो दूसरे उम्मीदवार से, मतलब कोई एक उम्मीदवार मेरे सामने नहीं लड़ रहा है। मैं सबसे लड़ रहा हूँ, लेकिन एक उम्मीदवार, इसलिए लड़ाई ही किसी के साथ नहीं है। सब लोग हमसे लड़ रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए। यही मैं जनता के रुझान से देख रहा हूँ। और रिजल्ट भी मैं आपको बता दूँ, पूरे बिहार में अचंभित रिजल्ट आएगा। और पूरे बिहार में, यहाँ से बिहार की राजनीति सासाराम से डील होगी। मैं आपको पूर्ण विश्वास दे रहा हूं कि बिहार की राजनीति सासाराम से डील होगी। और जिस तरह सासाराम विकल्प इस बार दे रहा है, तो इस सासाराम जब हमको विकल्प दे देगी तो मैं बिहार में विकल्प पैदा करके दिखा दूंगा। 15 साल बड़े भाई और 15 साल जो छोटे भाई लोगों को धोखा दिए हैं, उन लोगों को मैं पटना के गद्दी पर बैठने नहीं दूंगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके पहले चुनाव के लिए। आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। चलिए ब्रजेश जी, आपको भी धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए मुझे चुना। इसके लिए मैं आपको और आपके पूरी टीम को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। नाम के कुछ मतदाताओं से बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ हैं चितरंजन जी, जो गोरक्षणी के निवासी हैं। चितरंजन जी, आप जो उम्मीदवारों की भीड़ है सासाराम में, उनमें किसको बेहतर मान रहे हैं या किसको सबसे बेहतर विकल्प मान रहे हैं? सासाराम के जो भीड़ है अभी यहाँ सबसे अभी उम्मीदवार के रूप में राजीव रंजन उर्फ टुटुल जी हैं, जो हम लोग के देखने में इनसे अच्छा और साफ़ सुथरा छवि के उम्मीदवार अभी हमको देखने में कोई नहीं लग रहा है। हम लोग भी यहीं बहुत दिनों से 25 वर्षों से रह रहे हैं सासाराम में, लेकिन ऐसा छवि के उम्मीदवार और इतनी भीड़ जो नए वर्ग के युवाओं के साथ जो भीड़ है, इतनी भीड़ हम और किसी के साथ नहीं देख रहे हैं अभी। चूँकि सबसे युवा उम्मीदवार हैं, तो छात्रों और युवा में इनको लेकर कैसा उत्साह है? बहुत बेहतर उत्साह है। जितने भी छात्र, युवा एवं हम अधिवक्ता से बिलोंग करते हैं और कोर्ट परिषद में भी युवा अधिवक्ता जितने हैं, सब इनके साथ हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि अब की बार सासाराम विधानसभा में परिवर्तन हो। अब परिवर्तन के तौर पर राजीव रंजन और टुटुल जी यहाँ आए और सारी समस्याओं को हल करें। हम लोग को पूर्ण विश्वास है। चलिए धन्यवाद। आराम से रिलैक्स रहिए, अलर्ट नहीं करेगा काम। हमारे साथ गोरक्षणी निवासी बबलू सिंह जी हैं। बबलू जी, इस बार चुनाव में आप सासाराम के उम्मीदवारों में किसको सबसे बेहतर समझ रहे हैं? सबसे सुंदर हमारे राजीव रंजन सिंह हैं। अच्छे और जो जुझारू नेता हैं और युवा नेता भी हैं हमारे यहाँ, और ये जनता के सामने पहले भी कुछ अपना काम करते रहते हैं और अभी भी इनसे लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि लोग आएंगे तो ये हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, और हरदम अपना जो है लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक, धन्यवाद।